आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए, इसे तोड़ करके आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए NH4 के होल ट्वाइज में कितने आपको एटम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या अंदर आपको देखने को मिल रही है 1 और हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं 4, लेकिन बाहर लगाए होल ट्वाइज तो नाइट्रोजन की जो एटम्स होंगी उनकी संख्या 2 गुना हो जाएगी। नाइट्रोजन अंदर 1 है और बाहर लगाए होल ट्वाइज इस फार्मूले में, तो नाइट्रोजन के एटम्स 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन अंदर 4 हैं और बाहर लगाए होल ट्वाइस तो हाइड्रोजन के एटम्स जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे SO4 लिखा मिल रहा है, तो S की संख्या यहाँ पर तो आपको 1 देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 होंगे, तो टोटल इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एटम्स आपको कितने मिल गए, 8 2 10, 10 से 11, 4 15, मतलब कि अमोनियम सल्फेट के एक अणु में आपको 15 परमाणु देखने को मिल रहे हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन को घुमा भी देता है, पूछ सकता था अमोनियम सल्फेट के 2 अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो अगर आपसे 2 पूछेगा तो इसकी संख्या को आपको डबल कर देना है। अगर 3 पूछता है तो 3 गुना कर दीजिएगा। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चनों को समझना भी है, तो सही आप। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए। सेप्रोट्रोप को हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी, और मृतोपजीवी वे आपके जीव होते हैं जो सड़े गले पेड़ पौधों या फिर सड़े गले जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, वे आपके सेप्रोट्रोप में रखे जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा कुकुरमुत्ता, जिसे हम लोग इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। इसकी सब्जी भी आप लोग खाते होंगे, ये आपका मृतोपजीवी में आता है। तो मृतोपजीवी में आपके जैसे ऑप्शन में आपके कवक रख सकता था, मशरूम एक प्रकार का कवक ही है। जीवाणु भी आपके ऑप्शन में रख सकता था, जीवाणु भी आपके मृतोपजीवी होते हैं। ईस्ट भी आपके ऑप्शन में रख सकता था, पेंसिलियम रख सकता था, ब्रेड मोल्ड रख सकता था। तो इनको भी आपको याद करके चलना है कि मृतोपजीवी कौन कौन से आपके होते हैं। इनके वर्ग की बात करेंगे, किस वर्ग के अंतर्गत ही आपके आते हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आपके मृतोपजीवी आते हैं। इनका शरीर जो होता है थैलस के समान होता है, जड़ तना पत्ती में ये आपके विभाजित नहीं होते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके साथ में पानी को हम लोग क्रिया करा देते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और गैस कौन से निकलेगी, क्लोरीन गैस यहाँ पर से निकलती है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट हो जाएगा। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। ये आपको याद करके भी चलना है। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस में करते हैं, पानी को शुद्ध करने के रूप में करते हैं, और क्लोरीन गैस को बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है प्रतिरोध की SI इकाई जो होती है क्या होती है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसे सब लोग सही करके आते हैं। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, ओम जो होती है वो प्रतिरोध की SI इकाई होती है, क्योंकि ओम सलाह क्या कहता है, ओम सलाह कहता है R बराबर V/I के, जहाँ पर R क्या है प्रतिरोध है, V क्या है वोल्टेज है, I क्या है धारा है। तो ओम सलाह के अंतर्गत जो R होता है उसकी SI इकाई जो होती है वो ओम होती है। ऑप्शन में आपके न्यूटन दिया गया है, न्यूटन किसका इकाई होती है, ये बल की होती है। कूलाम किसकी इकाई होती है, ये आवेश की होती है। और जूल किसकी होती है, कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई जो होती है वे आपकी जूल होती है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में ओम भी आता है, और यदि आपसे पूछता है कि ओम मीटर, ये ओम का निशान है और मीटर, अगर ओम मीटर किसका मात्रक होता है, ओम मीटर जो होता है वो रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है, या फिर हिंदी में बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। यदि आपसे पूछे कि ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मेहो, MHO, ओम का उल्टा, देखिए ओम इस प्रकार से लिखा जाता है, ओम इनवर्स करेंगे तो मेहो जो है ये किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपका चालकता का, ठीक है। चालकता जो होती है वो 1/R होता है, मतलब कि G बराबर 1/R होता है। अगर रजिस्टेंस बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, रजिस्टेंस घटेगा तो चालकता जो है बढ़ेगी। इस प्रकार से चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स या फिर मेहो होता है, ये भी आपको याद करके चलना है। रेजिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है किस उत्पाद के अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो सही ऑप्शन होगा पेट्रोलियम। अगर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो सारा परिवहन ही आपका डीजल पेट्रोल से चलता है। जितने आपके समुद्र के जहाज हैं वे भी आपके माल जो हैं डीजल से ढोते हैं, जितने आपके ट्रक हैं ये भी सभी आपके पेट्रोलियम से चलते हैं। तो अगर पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा तो भाड़ा महंगा हो जाएगा, और भाड़ा महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ें आपकी महंगी हो जाएंगी। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा पेट्रोलियम होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है mv के, ठीक है, जहां पर m क्या होता है मास होता है और v क्या होता है वेलोसिटी होती है। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है मास और वेलोसिटी, तीसरे वाले में। द्रव्यमान और वेग के मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और बल क्या होता है, F बराबर ma होता है। मास और एक्सेलरेशन या फिर द्रव्यमान और त्वरण के मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपसे संवेग पूछा गया था तो सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई आपको f दी गई है और उसे किसी द्रव में जिसका अपवर्तनांक आपको 4/3 लिखा गया है उसमें डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है क्योंकि आपके एग्जाम में देखें यहाँ पर दर्पण पूछा गया है। दर्पण और लेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर लेंस पूछा जाएगा तो काफ़ी अलग सवाल हो जाएगा, दर्पण पूछा जाएगा तो इसमें जो आंसर होगा वो एफ ही रहेगा, क्योंकि दर्पण जो होता है उसे किसी भी आपके द्रव में डुबोएंगे तो वो द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। आपका उत्तल दर्पण हो जाए या अवतल दर्पण हो जाए, इससे आप किसी भी द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस लंबाई जो है चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में लेंस से पूछ लिया तो इसे भी आप लोग एक बार देखने का प्रयास करिएगा। उसमें लेंस का आपको अपवर्तनांक भी देगा और द्रव का अपवर्तनांक भी देगा। यदि आपसे लेंस में क्वेश्चन आता है, अगर लेंस का अपवर्तनांक म्यू है और द्रव का अपवर्तनांक जो है म्यू डैश है, तो इसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है और द्रव का अपवर्तनांक कम है और उस द्रव में आप डुबो रहे हैं तो लेंस की क्षमता घटेगी और फोकस दूरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो लेंस की प्रकृति होगी वो सेम रहेगी। जैसे अवतल लेंस है तो अवतल लेंस ही रहेगा और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगा। यदि म्यू बराबर म्यू डैश के हो गया लेंस में, मतलब कि लेंस का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक दोनों सेम हो जाएगा, तो लेंस जो है आपका समतल प्लेट की भांति काम करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेंस की बात करेंगे तो लेंस का अपवर्तनांक और पानी के अपवर्तनांक अगर सेम है और उसी द्रव में डुबोया जा रहा है तो लेंस आपका समतल प्लेट की भांति काम करेगा, क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो क्षमता शून्य हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरा जो होता है, अगर लेंस का अपवर्तनांक कम है और पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है, उसमें आप डुबो रहे हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। इससे लेंस की प्रकृति भी चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, उत्तल जो लेंस होगा वो अवतल बन जाएगा, अवतल लेंस होगा उत्तल बन जाएगा। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ये तीनों कंडीशन। लेंस भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपको कंफ्यूज कराना होगा तो दर्पण इसी प्रकार से रख देगा और कई लोग जो हैं लेंस समझ के इसके फोकस दूरी को चेंज करते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो देखिए मैंने आपको रटाया हुआ है कि सर्च लाइट आपका हो गया तो उसमें आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट हो गया, गाड़ी की जो आपकी हेडलाइट होती उसमें आपका ENT मतलब कि नाक कान गला के जो डॉक्टर होता है वो आपका किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर जो आपका कुकर हो गया उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टार्च में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में इस प्रकार से मैंने आपको रटाया हुआ है कि कौन सा दर्पण कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का अपसारी दर्पण होता है। ये अनंत से आने वाले प्रकाश को फैला देता है, समझ गए आप। उसी प्रकार से अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछता है तो साइड जो आपके मिरर होते हैं या रेयर मिरर जो होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मार्च 2018, तो अभी हम लोग चेंज करके इससे 2024 का अपडेट डाटा हमको पढ़ना है, क्योंकि ये पुराना पेपर है। लेकिन हम आपको पेपर इसलिए करा रहे हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं
वे आपको इस प्रकार से तैयार करके जाने हैं। आपसे पूछा जा रहा है इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो इस प्रकार से आपको सारे बैंकों के जो हैं अध्यक्ष और सीईओ को याद करके जाना है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो इलाहाबाद बैंक का विलय जो है ये किस बैंक में हो गया है, ये इंडियन बैंक में हो गया है, याद रखिएगा इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपसे पूछेगा तो इंडियन बैंक के सीईओ पूछेगा और वो कौन है, शांतिलाल जैन है, याद कर लीजिएगा। शांतिलाल जैन जो हैं वे आपके इंडियन बैंक के सीईओ हैं। 2024 में अपडेट डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे इंडियन बैंक का पूछ सकता है कि विलय इलाहाबाद बैंक का विलय किस में किया गया है, इंडियन बैंक में किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको कराएं। पुराना डाटा तीसरा ऑप्शन था। अब देखिए तमिलनाडु के आपसे राज्यपाल पूछे गए थे पिछले पेपर में, तो अभी हम लोग 2024 का अपडेट डाटा पढ़ेंगे कि 2024 में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। चलिए बताने का प्रयास करिए आप लोग। तो तमिलनाडु के राज्यपाल इस समय अगर 2024 की बात करेंगे तो RN रवि हैं। ठीक है, 2024 का हमको सारा डाटा याद करके चलना है। अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो MK स्टालिन जो हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल पूछा गया था तो सारे आप लोग राज्यपाल हर राज्यों के याद करके चलिएगा। पुराने डाटा के अनुसार सही ऑप्शन था दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 11 नंबर हो जाएगा। तो देखिए दो प्रकार के आपके प्रजनन होते हैं, एक लैंगिक एक आपका अलैंगिक। तो अलैंगिक आपके जो प्रजनन होते हैं उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे आपका अमीबा, ये भी आपके अलैंगिक जनन करते हैं। अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी आपके अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें क्या होता है, एकल जीव ही प्रजनन कर सकते हैं, दो जीव की आवश्यकता नहीं है, नर मादा की आवश्यकता नहीं है, एकल जीव ही जो हैं वो प्रजनन कर सकते हैं, वो आपके अलैंगिक जनन में आते हैं। और लैंगिक जनन में दो लोग की आवश्यकता होती है, नर और मादा की। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है। तो नए जीव जो होते हैं, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। मतलब कि अमीबा जो है उसका जो लड़का होगा या फिर उससे जो जीव उत्पन्न होगा वे सभी एक जैसे दिखते हैं। हाइड्रा में भी आपको देखते होंगे एक जैसे दिखेंगे। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, जिस प्रकार से मनुष्यों में आपका जनन होता है, आप देखते होंगे आपके माता पिता और आप दोनों भिन्न भिन्न हैं, आप अपने माता पिता के जैसे नहीं दिखते हैं, उसमें विविधता आ जाती है कई प्रकार की। लेकिन जो आपके लैंगिक अलैंगिक जनन होते हैं उसमें विविधता नहीं आती है, जैसे माता पिता होते हैं सेम वैसे ही उसके नए जीव या पुत्र होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। तो अलैंगिक जनन में नए जीव जनक जो होते हैं माता पिता के बिल्कुल सेम संरचना होती है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो आपको देखिए हमने बताया था फार्मूला कैसे, A बराबर P+N बताया था। मतलब कि एटॉमिक जो आपका एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, न्यूट्रॉनों की N बराबर आ जाएगा A-P के। मतलब कि द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या, इन दोनों के अंतर को न्यूट्रॉन कहते हैं। सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर सोडियम हमारा 11 इसका होता है परमाणु क्रमांक और 23 होता है इसकी द्रव्यमान संख्या। तो अगर आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो दोनों को आप लोग घटा दीजिए, 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 आ जाएंगे इसके न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ गए। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है, ये भी आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 24 हो गया, तो 12 यहाँ पर प्रोटॉन्स हो गए, 24 यहाँ पर जो हो गया वो मास नंबर हो गया या द्रव्यमान संख्या हो गई। तो 24 में से अगर आप 12 घटा देंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब 12 देखिए सेम हो गए, तो इन्हें हम लोग कह सकते हैं ये एक प्रकार के सम न्यूट्रॉनिक हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है सोडियम और मैग्नीशियम में सेम है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 13 होगा। ऑक्टेट वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो अंतिम तत्व है। ठीक है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूलैंड की जो आपकी सीरीज थी, जो न्यूलैंड ने अपनी पीरियड टेबल बनाई थी, इसे आप लोग गौर से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए अगर हम न्यूलैंड के पहले तत्व की बात करेंगे तो पहला तत्व हाइड्रोजन था। टोटल तत्व इसमें 56 रखे गए थे। लास्ट तत्व देखिए यहाँ पर थोरियम रखा गया है ना 56, तो लास्ट तत्व जो था वो 56 तत्व थे। तो अंतिम पूछा जाएगा तो थोरियम सही करना है, पहला पूछा जाएगा तो आपको हाइड्रोजन सही करना है, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल तत्वों की संख्या 56 थी। 1866 में न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेट का नियम दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और न्यूलैंड का ऑक्टेट का नियम जो है किस तत्व के आगे जाकर के फेल हो गया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेट का नियम था वो किस स्वर ध्वनि में चलता है, तो आपका सारे गामा पादा नी, जिस प्रकार संगीत के स्वर होते हैं उसी प्रकार से सारे गामा पादा नी के बाद जैसे सा फिर से आ जाता है। तो न्यूलैंड ने बताया था कि जैसे यहाँ पर देखिए इसने तत्वों के नंबरिंग कर रखी है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां जो आपका तत्व होगा उसके गुण हाइड्रोजन के, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, इनके गुण जो होंगे आपस में समान होंगे 8वें तत्व के, इसलिए न्यूलैंड का ऑक्टेट इसे कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है किसके आगे जो है वो न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया था, तो कैल्शियम तत्व के आगे जो है गुण मिलना कम हो गए थे, इसलिए कैल्शियम तत्व के आगे न्यूलैंड का नियम जो है फेल हो गया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जितने आपके एग्जाम में न्यूलैंड से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा अंतिम तत्व जो था वो थोरियम था। तत्वों की संख्या कितनी है 56, और 56वां तत्व ही थोरियम था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इस प्रकार से देखिए सारे गामा पादा नी, इस प्रकार से अगर हम देखें संगीत के स्वर में तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनके गुण आपस में समान होंगे, इनके गुण आपस में समान, और फिर कैल्शियम के आगे जो है ये सीरीज आपकी आगे नहीं बढ़ पाई थी, नेक्स्ट तत्वों के गुण आपस में मैच नहीं कर रहे थे। इससे आप लोग को इसलिए मैंने दिखाने के लिए प्रयास किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, आपको बताने हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से डीप पूछे गए हैं, तो इन्हें अगर आपको नहीं तैयार हो पाते हैं तो आपको रटने ही पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर रेनवियर के नोट्स से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसे समझने का प्रयास करिएगा। ये है आपकी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में आपको मालूम है साइटान होता है, एक्सॉन होता है, डेंड्रॉइड्स होता है, और यहाँ पर देखिए आपको माइलिन सीट देखने को मिल रही है। माइलिन सीट या फिर माइलिनीकृत एक्सॉन इसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रेनवियर के नोट्स जो हैं वो माइलिन सीट के अंतर्गत ही आते हैं। तो माइलिन सीट जो है जहाँ जहाँ पर संकुचित हो जाती है, देखिए यहाँ पर माइलिन सीट आई है और यहाँ पर संकुचित हो जा रही है, जहाँ पर सिकुड़ापन होता है वहाँ पर सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, उसी कहते हैं रेनवियर के नोट्स, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आपने संरचना को देख लिया। अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, तो सही ऑप्शन होगा माइलिनीकृत एक्सॉन में, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। जब आप इस तंत्रिका कोशिका को ढंग से पढ़ेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं, समझ गए। इस चित्र को आपको अच्छे से देख लीजिए, इससे कई क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपसे 2018 से अपडेट करके हम लोग हमेशा 2024 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2024 यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। पूछा गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में इस समय बताइए अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के इस समय अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर, याद रखिएगा नाम अनंत नागेश्वर। इसलिए आपको पुराने क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका ध्यान जो है, अगर आप करंट अफेयर में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 2024 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनंत नागेश्वरम, ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। आपसे देखिए प्रधान सचिव भी पूछ सकता है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव इस समय कौन है, PK मिश्रा हैं, ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पुराना डाटा के अनुसार भी आंसर देख लीजिए, पहले जो थे वो विवेक देवराय थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, उस धातु का आपको नाम बताना है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए धातुओं का जो गुण होता है, धातुएं ज़्यादातर कठोर हैं, लेकिन कुछ आपकी धातुएं जो हैं वो नरम धातुओं में आती हैं। जैसे आपके ऑप्शन में सोडियम रखा गया है, सोडियम आपकी नरम धातुओं में आती है, इसे चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। आपके ऑप्शन देखिए सोडियम भी दे सकता था, सोडियम तो दिया ही हुआ है, पोटेशियम दे सकता था, लिथियम भी आपकी नरम धातुओं में आती है, और सीजियम भी आपकी नरम धातुओं में आती है। तो सोडियम, पोटेशियम,
लिथियम, सीजियम, ये सभी आपकी नरम धातुओं में आती हैं। कोई भी आपके ऑप्शन में रख सकता था, लेकिन ज़्यादातर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपक्रियाशील आपकी धातु होती है। ये हवा में और नमी पा जाए तो आग पकड़ लेती है। तो सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को, इनको भी आपको मिट्टी के तेल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये भी आपकी बहुत ही ज़्यादा अपक्रियाशील धातुएं होती हैं। और आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधातु को, याद रखेगा तब आपसे अधातु पूछेगा, किस अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अभी तो मिट्टी का तेल देखिए पूछा गया, किस अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है, तो आपको सही करना है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है डुबो करके। मिट्टी के तेल में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और अधातु में पूछेगा तो पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है फास्फोरस को। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु जो है वो क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति अगर 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने पर इस पर किया गया कार्य आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कई लोग दो प्रकार से करते हैं, दोनों प्रकार से, जिसमें आपको जिस प्रकार समझ में आता है वैसे आप लोग करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए कार्य क्या होता है, कार्य बराबर W बराबर F इंटू एस होता है। और F तो आपको फोर्स तो दिया नहीं गया, तो इसको और चेंज कर लीजिए। F क्या हो जाएगा, F बराबर MAS। मास आपको यहाँ पर दिया गया है 4 किलोग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन और विस्थापन आपको नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे गति के तीसरे नियम को। गति का तीसरा नियम क्या कहता है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये गति का तीसरा नियम है। अंतिम वेग आपको दिया गया 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर के लिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। प्रारंभिक वेग आपको 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दीजिए, और 2AS आ जाएगा। 2AS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आ जाएगी। और AS की वैल्यू यहाँ पर से निकल करके 75/2, और AS यहाँ पर आप रख दीजिए AS की जगह में। मास आपको 4 दिया गया है, 75/2 आप रखेंगे, 2 से यहाँ पर कटेगा 2 आ जाएगा, 75 दूनी 150, तो कार्य जो आ जाएगा वो 150 जूल आ जाएगा। सही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कुछ लोग देखिए इसको गतिज ऊर्जा से लगाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि होती है वो कार्य के बराबर ही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि अगर आपको निकालनी है तो 1/2 mv, और यहाँ पर V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये आपकी वृद्धि आ गई काइनेटिक एनर्जी की। तो 1/2 m की वैल्यू आपको 4 दी गई है, और V2 यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और V1 यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो फिर भी आपको आंसर जो है वो 150 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कई लोग काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, कुछ लोग गति के तीसरे नियम का प्रयोग करके लगाते हैं, जिसमें से आपको समझ में आ जाए वैसे आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। दोनों में आपको आंसर जो है पहला ही देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक पुस्तक आपसे पूछी गई, उस लेखक का आपको बताना है नाम, जिसकी पुस्तक का नाम है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बम्स। ठीक है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए थे। तो ये पुस्तक जो है 2016 में उपन्यास लिखा गया था, किसके द्वारा, करण महाजन के द्वारा। ठीक है, जिन्हें बाद में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन अवार्ड ही मिला था। इसलिए पुस्तक अभी भी आपको याद करके चलनी है। जो पुस्तक अवार्ड पा जाती है ना, वो कई वर्षों तक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनका एक उपन्यास 2012 में इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। और करण महाजन का ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें 1996 में नई दिल्ली के बाजार में जो बम विस्फोट हुआ था उसके कहानी जो है इसके अंदर जो है रखी गई है, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर गलत लगाया है। रेलवे ने चेतन भगत किया है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ये करण महाजन की पुस्तक है, रेलवे से गलती होती है, इसलिए ये पेपर करा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि आंसर जो है रेलवे गलत करके चलता है। सही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, इसे अपडेट करके 2024 कर लीजिएगा। अभी भी जो अगर बात करें तो कोलकाता के IPL टीम के जो हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है, ये पूछा गया था। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। पिछले बार कोलकाता पूछा गया था, तो कोलकाता के कौन है, शाहरुख खान है, और शाहरुख खान के साथ में जूही चावला भी हैं। ठीक है, जूही चावला और शाहरुख खान दोनों इसके मालिक हैं।
अगर हम बात करते हैं कि मुंबई के कौन है, तो मुंबई के आपके मुकेश अंबानी हैं। सनराइज हैदराबाद के भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, सनराइजर्स हैदराबाद के कालानिधि मारन है। सीएसके मतलब कि चेन्नई के अगर आपसे पूछता है तो एन श्रीनिवासन है। अगर पंजाब के आपसे पूछता है तो पंजाब के कौन है, पंजाब के प्रीति जिंटा हैं। गुजरात लायंस अगर आपसे पूछता है तो केशव बंसल हैं। और लखनऊ से आपसे पूछता है तो कौन होंगे, संजीव गोयनाका होंगे। इस प्रकार से भी आप लोग इनकी लिस्टों को ध्यान में रखिएगा। अभी भी आपके शाहरुख खान जो हैं कोलकाता के मालिक हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि किन अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा जो उच्च प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको जब अयस्क से निष्कर्षण करते हैं धातुओं का, तो किस क्रिया का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके इनका निष्कासन किया जाता है, इसी कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह पर उचित विकल्प का आपको चयन करना है। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे किस समूह के अंतर्गत होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पादप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन 3 भागों में पादप को जो है बांटा गया है। आपसे पूछा गया कि जो विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तो मतलब कि अगर उसमें जड़ नहीं है, तना नहीं है और पत्ती भी नहीं है, तो ऐसे आपके जितने भी होते हैं वे सभी थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, जड़ तना पत्ती में ये विभाजित नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा इनका शरीर जो होता है थैले के समान होता है। मैंने बताया ना कि कवक, शैवाल और लाइकेन जैसे जो होते हैं ये सभी आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर ये जीव जो होते हैं वो जलीय होते हैं। तो इनमें विभिन्न भाग जो हैं जड़ तना पत्ती पाए नहीं जाते हैं, वे थैलोफाइटा के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध जो हैं श्रृंखला में जोड़े जाएं, सीरीज में जोड़े जाएं, तो करंट का मान कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग संरचना के माध्यम से देखते हैं। आपके एग्जाम में श्रृंखला ही पूछा जाता है और समांतर श्रेणी मतलब पैरेलल ही पूछा जाता है। दोनों को आपको याद रखना है। मान लीजिए एक सर्किट हम लोग बनाते हैं और इसमें एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया। 3 प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में यहाँ पर से जोड़ दिया है। समझिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें समान रहेगी, क्या यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पर से धारा आई जा रही है तो इसमें प्रतिरोध मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो अगर सीरीज में जुड़े हैं तो धारा चेंज नहीं होगी। जैसे आई यहाँ पर गई थी वैसे ही यहाँ पर निकल करके आई लौट भी आएगी, तो धारा चेंज नहीं होती। करंट का मान जो होता है एक समान होता है। सही ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। किसमें बात किया है, श्रृंखला में जो हमने जोड़ा। श्रृंखला में करंट का मान जो होता है एक समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। इनके सिरे पर, पहले सिरे पर V1 होगा वोल्टेज, ठीक है, दूसरे के सिरे पर V2 होगा। ये आपका वोल्टेज हमेशा चेंज रहता है सीरीज में, और यहाँ पर V3 होगा। तो वोल्टेज चेंज रहेगा। ये हमने बात की श्रृंखला में, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि समांतर में क्या होता है। अब देखिए समांतर का आप लोग चित्र, ये हमारा पहला हमारा ये हो गया R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। इसको हमने आपको सीरीज क्रम में जोड़ दिया। अब यहाँ पर से मान लीजिए धारा आई गई, धारा आई जाती है। अब यहाँ पर ये I1 हो जाएगी, I2 हो जाएगी, I3 हो जाएगी। ये 3 भागों में बढ़ जाएंगे। तो पैरेलल में, समांतर श्रेणी में आपको याद रखना है धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो तीनों पर एक ही होता है। मतलब यहाँ पर V है और लास्ट में V होगा, तो वोल्टेज चेंज नहीं होता। किसमें, समांतर में। यदि आपसे समांतर श्रेणी पूछेगा तो वोल्टेज चेंज नहीं होता है, श्रेणी में पूछेगा तो धारा चेंज नहीं होती है। धारा इसमें I1, I2, I3 3 भाग में डिवाइड हो जाती है और श्रेणी क्रम में धारा नहीं चेंज होती। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कंफ्यूज कराते हैं, इसलिए आज आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके किस आवधिक स्वभाव में माना जाता है, ये आपको बताना है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी आपके एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज कराती हैं।
तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक मास के क्रम में बनाई गई थी, ये बात आपको एग्जाम में ध्यान करके चलनी है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर के क्रम में बनाई गई है, जो कि मोजले के अनुसार 1913 में बनाई गई थी। और तत्वों की संख्या लगभग आपकी 118 है। और जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी उस समय तत्वों की संख्या 63 थी। 1869 में मेंडलीव ने अपनी पुरानी आवर्त सारणी बनाई थी, याद रखिएगा। देखिए जो स्टूडेंट का पेपर है उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 सही किया है, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी जब आपसे पूछेगा तो आपको एटॉमिक नंबर के क्रम में आपको लिखनी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस सामुदायिक कानून के माध्यम से भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो किस एक्ट के अंतर्गत ये हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947 के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये ब्रिटेन की आपकी संसद में 4 जुलाई 1947 को ये एक्ट आपका पेश किया गया था और मंजूरी मिली थी इसे 18 जुलाई 1947 को। ये जो आपका अधिनियम था ये पारित किया गया ब्रिटेन की संसद में, और फिर आपका 15 अगस्त के दिन दोनों देशों को अलग कर दिया गया। 14 तारीख को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत बना था, ठीक है। किस एक्ट के अंतर्गत था वो दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 किलोवाट, ये 25 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा। अगर देखिए आपको निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे? 1 किलो है मतलब कि 1000, 1 किलो में 1000 वाट हो गए आपके। वाट मतलब कि जूल सेकंड हो गए, और घंटा में 60 × 60 सेकंड आपके हो गए। तो अगर आपको इस प्रकार से देख रहे हैं तो 3.6 × 10⁶ जूल आपका निकल के चला जाएगा, ठीक है। निकालना हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कई लोग याद रखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल जो हो जाएगा वो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसे हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अगर यूनिट कहेंगे तो 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जो किसी परिपथ में 1 घंटा में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट या फिर 1 यूनिट, याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अम्ल जो है वो लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फार्मिक एसिड, दूसरा वाला ऑप्शन। इसका फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है। ये फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेथनोइक अम्ल, ठीक है। ये आपका लाल चींटियों में होता है, मधुमक्खियों में होता है, बिच्छू में होता है। बिच्छू में ज़्यादा होता है, मधुमक्खियों में थोड़ा कम होता है और चींटियों में और कम होता है। इसके काटने से क्या होता है? सूजन और दर्द जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इनके अंदर होता है फार्मिक एसिड, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में देखिए मेलिक अम्ल भी लिखा गया है। तो मेलिक अम्ल किसके अंदर होता है? मेलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है, याद रखिएगा। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? टैनिक अम्ल जो होता है चाय में पाया जाएगा, और मेवा जो आप खाते हैं ना उसमें, चाय में, मेवा में, और वाइन जो शराब होती है ना उसमें आपका टैनिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में, अमरूद में, टमाटर में, इसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और भी देखिए आपके अम्ल जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ, आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। गेहूं में आपका ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध और दही में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है और फलों के रसों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है आपका घास, पत्ते और मूत्र में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से कई आपके एग्जाम में और भी पूछे जाएंगे, तो उनकी डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी आप लोग इतने याद करके चलिएगा। सही ऑप्शन दूसरा वाला होगा। अब देखिए उपन्यास पूछा गया था। उपन्यास है हाफ ऑफ व्हाट आई से, हिंदी में से कहते हैं जो मैं कहता हूँ उसका आधा। ये 2017 में प्रकाशित किया गया था। तो अभी आपको पुस्तकों में ध्यान देना है, कम से कम पुस्तकें रखिएगा आप लोग लिस्ट में, जो लेटेस्ट आपकी पुस्तकें हों। जैसे आपका 24 में एग्जाम हो रहा है तो 22, 23, 24 की जो भी पुस्तकें आप 2-3 साल में प्रकाशित हुई हैं
उनकी लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको मिल रही हो तो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और लिस्ट आपको दे देंगे। वहाँ पर से आप लोग इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है एग्जाम के 2-4 दिन पहले देख के जाएंगे तो कोई 1-2 पुस्तकें पूछी जाएंगी तो आपको आ जाएंगी। तो ये पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे, सही ऑप्शन होगा अनिल मेनन जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण जो है निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, ये आपको बताना है। तो नकारात्मक त्वरण का मतलब है मंदन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ए बराबर होता है डेल्टा वी बाई टी होता है। डेल्टा वी का मतलब होता है v2 माइनस वी1 अपान टी, या फिर इसे कह सकते हैं v माइनस यू अपान टी। अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और बटे समय करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर कोई वस्तु जो है मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है और फिर वो 10 से आगे बढ़ती है, फिर आगे उसका जो वेग है वो बढ़ करके 15 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है तो अंतिम वेग देखिए ज़्यादा हो गया और प्रारंभिक वेग अगर कम है तो अगर आप यहाँ पर से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 15/15 माइनस 5 करेंगे तो हमेशा वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव के रूप में आएगी, तो ये आपका धनात्मक त्वरण होगा। लेकिन अगर ये 5 किलोमीटर पर घंटा से चल रही थी, बाद में 4 हुआ, बाद में 3 हुआ, तो जब इसका वेग जो है घटने लगेगा तो यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू, तो अंतिम वेग 3 हो गया और प्रारंभिक वेग 5 था तो अभी माइनस में आपका आएगा, तो वही आपका नकारात्मक त्वरण हो जाएगा। किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग की दिशा के विपरीत। वेग घटेगा तो त्वरण जो आपका आ जाएगा वो नकारात्मक आ जाएगा और इसे कहते हैं हम लोग मंदन। ठीक है, तो वेग बढ़ेगा जब तो धनात्मक त्वरण होगा, जब वेग घटना स्टार्ट हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, तो वेलोसिटी अगर माइनस हो गई तो नकारात्मक त्वरण आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर से पुरानी करंट अफेयर्स था तो अभी अपडेट करके हम लोग 2024 का पढ़ेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अगर वर्तमान की बात करेंगे तो पीटी ऊषा जो है ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 2024 का आपको अपडेट करके डाटा पढ़ना है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी, 1927 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी आपको याद करके चलना है। पुराना डाटा के अनुसार क्या था आंसर, नरेंद्र था। ठीक है, इसको नहीं याद रखना है, नए वाला डाटा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस सेट में हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, इसका आपको चुनाव करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वे एक्शन आपको चुनाव करने हैं जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मनुष्य की इच्छा के अनुसार जो है हृदय का धड़कना नहीं होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी वस्तु का लेना या फिर देना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। कुर्सी को चलाना, घुमाना, फिराना, उठाना, ये भी आपका स्वैच्छिक कार्रवाई में आता है क्योंकि ये आप इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मुट्ठी को बंद करना, खोलना, ये भी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हृदय का धड़कना और आपके ऑप्शन में देखिए पाचन क्रिया रख सकता था, पाचन क्रिया भी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होती है, ये भी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती है। रक्त का शरीर में दौड़ना, ये भी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आपकी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं वे आपकी स्वैच्छिक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए का से होता है हमारा कवक और का से काइटिन। तो का से आप याद कर लीजिएगा कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। आपके एग्जाम में देखिए पादप का पूछा जाता है। पादप या फिर पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, वे सिल्लोज से बनी होती है। ऑप्शन में देखिए आपके लिग्निन में लिखा गया है। लिग्निन क्या होता है, जैसे हमारे पादप ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जो आपका दृढ़ ऊतक होता है जिससे पेड़ पौधों की छाल और लकड़ी बनती हैं, तो दृढ़ ऊतक में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये भी आपको याद करके चलना है। आपके एग्जाम में देखिए कवकों का अध्ययन ही पूछा जाता है। कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है,
बाबर की जीवनी जो है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है, ये आपको बताना है। तो बाबर की जीवनी जो बाबरनामा है, इसकी रचना जो है बाबर ने स्वयं की थी और तुर्की भाषा में की थी। बाबर को आप सभी जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक था और 1526 से लेकर के 1530 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, बाबर ने अपनी इसी बाबरनामा में लिखा है कि विजयनगर के तत्कालीन जो शासक थे कृष्णदेव राय, वो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो कहा था, वो इसी बाबरनामा से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अकबर के यहाँ पर थे ये 9 रत्नों में से अब्दुल रहीम खान खाना, तो उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। तो फारसी में अनुवाद पूछेगा तो अब्दुल रहीम खान खाना, और अगर आपसे पूछता है कि बाबरनामा किसने लिखी, तो बाबर ने स्वयं लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी। ये आपको याद रखना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यौगिक नहीं है मतलब कि कंपाउंड कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा हीरा। देखिए हीरा जो है वो कार्बन का यौगिक नहीं है। हीरा जो है कार्बन के अपर रूपों में आता है, अपर रूप एलोट्रोप्स में आता है। ठीक है, तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ये सभी आपके कार्बन के अपर रूप में आते हैं, मतलब कार्बन के ही रूप में आते हैं, ये कोई कंपाउंड नहीं है। अगर हम डोलामाइट की बात करेंगे तो डोलामाइट का फार्मूला क्या होता है? MgCO3 इंटू CaCO3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के कंपाउंड, मतलब कि कार्बन के एक से अधिक तत्वों से मिलकर के जो आपके संरचना बनती है उसे हम लोग यौगिक या फिर कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के साथ मिलकर के आपकी संरचना बनी है। इसके बाद संगमरमर की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी कार्बन के साथ मिलकर के इसका कंपाउंड बना है। चाक की बात करेंगे तो ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन कार्बन का अपर रूप जो है हीरा रख दे या फिर आपका ग्रेफाइट रख दे या फुलरीन रख दे, ये सभी कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ये कार्बन के यौगिक नहीं होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो अगर हम किसी एक चालक की बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध बना लिया और यहाँ पर एक बैटरी को लगा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये बैटरी हो गई और ये हमारा प्रतिरोध हो गया। तो यदि हम बैटरी को लगाएंगे तो यहाँ पर से धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो कौन सा चालक के विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो बैटरी करती है। जब तक बैटरी नहीं होगी तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो चालक के सिरे में विभवांतर पैदा नहीं होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर जो होता है धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वोल्टमीटर विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम आपको बताना है। तो यदि आप लोग देखिए क्रोमोसोम की संरचना को आपने देखा होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्रोमोसोम की संरचना है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं क्रोमैटिड जो है यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा, इन दोनों का जहाँ पर संलग्न हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने संरचना को देख ली, तो क्रोमोसोम की अगर आप संरचना को देखेंगे तो इस प्रकार की आपकी संरचना होती है। तो आपके देखिए ऑप्शन में रखा भी गया है। तो गुणसूत्र में देखिए क्रोमैटिड्स जिस बिंदु में संलग्न होते हैं मतलब जुड़े होते हैं, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोमियर कहा जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि कार्बन के वहां पर अपर रूप आपसे पूछे थे, तो कार्बन का यौगिक जो नहीं था वो आपका हीरा नहीं था, ग्रेफाइट नहीं होगा, फुलरीन नहीं होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से जो बना होता है उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। समझ गए आप लोग? परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा तत्व का कोई भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी संयोजन करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं संयोजकता। मूलक क्या? रेडिकल क्या होता है? रेडिकल हमारे आयंस होते हैं, जैसे H+ आयन हो गया,
NH+ आयन हो गया। इस प्रकार से जो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग मूलक या फिर रेडिकल कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे कंपाउंड की बात करेंगे तो NaOH हमारा कंपाउंड हो गया। अभी हमने ऊपर चर्चा की कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका कंपाउंड हो गया। तो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से ये सभी आपके बने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली दो किताबों का नाम है राम और सीता। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी, ये आपको बताना है। तो अमीश त्रिपाठी ने रामायण के ऊपर कई आपकी किताबें लिखी हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे राम जो है वो 2015 में इनकी पहली किताब आई थी। इसके बाद 2017 में इन्होंने एक किताब लिखी, 2017 में सीता आई। ठीक है, 2015 में राम नामक किताब आई थी राम की जीवनी के ऊपर। इसके बाद सीता की जीवनी के ऊपर 2017 में आई और फिर 2019 में इन्होंने रावण के ऊपर जो है किताब लिखी है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। ठीक है, इसके बाद इनकी इसी श्रृंखला में जो रामायण पर आधारित श्रृंखला है इन्होंने 2022 में एक और किताब लिखी है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि श्रृंखला पूछी गई है 2015, 17, 19 और फिर 22 में वार ऑफ लंका। वार ऑफ लंका, तो लंका के ऊपर जो किताब आई है अमीश त्रिपाठी की वो 2022 में आई है और आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा रावण के ऊपर तीसरी है, चौथी मैंने आपको बता दी कि लंका के ऊपर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन होगा। तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पिछले वाले सेट में हमने चर्चा की थी। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, इसे कैसे कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और पिछले वाले सेट में पूछा गया था कि अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में पानी के साथ क्रिया करा दें तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले वाले सेट में पूछा गया। तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, और उसके साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन आपको याद करके चलनी है। बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, NaSCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और बेकिंग सोडा भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धावन सोडा जो होता है ये आपका धोने वाला सोडा होता है, इससे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब होगा वो खाने वाला सोडा होगा, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये धोने वाला सोडा होता है। सही ऑप्शन होगा ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कितना समय अंतराल होना चाहिए? कम से कम आपसे पूछा गया है। तो इको आपको बताना है। जब भी आपसे इको का क्वेश्चन बनेगा तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 16.6 मीटर की होती है, या पर इसे कहीं पर 17 मीटर भी लिख सकता है। तो इसे भी याद रखिएगा कि अगर आपको इको सुनना है तो स्रोत मतलब जहाँ से ध्वनि निकल रही है और जो आपका परावर्तक सतह है उसके बीच की दूरी जो होती है वो 17 मीटर होना चाहिए इको के लिए। और यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि के बीच का समय अंतराल जो होता है, कान में ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 1/10 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, तो 1/10 सेकेंड का मतलब हुआ 0.1 सेकेंड। तो सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछेगा कि कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो 1/10 सेकेंड, और दूरी पूछेगा तो 17 मीटर। ये दो ही क्वेश्चन आपसे इको से पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म एवं उसके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो जब भी तत्वों के गुण जो हैं परमाणु द्रव्यमान पर अगर निर्भर कर रहे हैं, इसका मतलब ये पुरानी वाली आवर्त सारणी है। और पुरानी वाली आवर्त सारणी किसके अनुसार थी? तो ये आपकी मेंडलीव के अनुसार थी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा।
यदि यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखेगा तो आपको मोजले के अनुसार सही करनी है। डोबे-डायनर ने क्या दिया था? त्रिक सिद्धांत दिया था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किसने त्रिक सिद्धांत दिया था? डोबे-डायनर ने दिया था। कब दिया था? 1817 में दिया था। मोजले ने 1913 में अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी है, जो किसके गुणधर्म पर निर्भर करती है? परमाणु क्रमांक के गुणधर्म पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार आपको करा चुका हूं, अब आपकी जुबान में ये सारे क्वेश्चन होंगे। न्यूलैंड ने क्या दिया था? 1865 और 66 के बीच में न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया था। ये भी कई बार आपको हम क्वेश्चन को करा चुके हैं, लेकिन आपसे पूछेगा परमाणु द्रव्यमान तो आपको मेंडलीव सही करना है। कब दी थी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी? 1869 में दी थी। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मार्च 2018, तो इसे अपडेट कर लेते हैं। 2024 का हमको डाटा हमेशा तैयार करके चलना है। ये पुराने क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके क्वेश्चन किस प्रकार से और कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो भी आप लोग 2024 का डाटा बताइए। तो 2024 में असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है, कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये आपके असम के राज्यपाल हैं। उनके अगल बगल के भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी देखिए असम के राज्यपाल ही पूछा है, तो असम के आपसे मुख्यमंत्री ही पूछ सकता है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? इनको तो आपको सभी को नाम याद होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। और इनके अगल बगल के जो आपके 7 सिस्टर्स आपके राज्य हैं उनके भी आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पुराने डाटा के अनुसार जो था जगदीश मुखी थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, और एक आपसे पूछा जाएगा काम करने की दर को क्या कहा जाता है। जब आपसे दर पूछेगा तब आपको शक्ति सही करना है, लेकिन जब आपसे क्षमता पूछेगा तब आपको ऊर्जा सही करना है। सही ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काम करने की क्षमता जो होती है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का या फिर कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। दाब का फार्मूला क्या होता है? दाब प्रेशर बराबर होता है P बराबर F/A होता है। बल क्या होता है? F बराबर ma होता है। और शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर जो होती है वे हम लोग शक्ति कहते हैं, मतलब W/T, कार्य करने की शक्ति। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता भी आपसे पूछा है तो ऊर्जा सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 विलयन का पीएच स्तर क्या होगा? ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर -log H+ आयन होता है। ये पीएच का फार्मूला होता है। और H+ क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, यही पीएच की वैल्यू भी होती है। तो अभी देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको H+ जो दे रखा है वो 1 × 10⁻⁻5 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं -log, एक तो एक ही हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁻5 रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये माइनस की घातें आगे आ जाएगी, लॉग का नियम आपको मालूम है, और माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 log 10 बचेगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अभी पीएच निकल कर आ गया 5, तो पीएच अगर 5 आ गया इसका मतलब आंसर सही हो जाएगा दूसरा वाला। और पीएच 5 है, मतलब कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन डिसाइड कर दिया कि ये विलयन जो होगा कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता, उदासीन निकल कर आता। 7 से अधिक होता तो यहाँ पर वो किस में चला जाता है? आपका क्षार में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगा तो इसी फार्मूले का आपको यूज करके निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति या फिर पावर की इकाई क्या होती है? ये 15 नंबर क्वेश्चन होगा। तो उद्योगों में आपसे पूछा है, वैसे अगर देखा जाए तो शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट भी होती है और किलोवाट भी होती है। लेकिन अगर बात करेंगे इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री में होता है मशीनें लगी होती हैं, इंजन लगा होता है,
तो मशीन और इंजन की जो शक्ति हम लोग नापते हैं वो हार्स पावर में नापते हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट के होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जूल किसकी होती है? अभी मैंने आपको बताया कि जूल जो होती है वो कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई जो होती है वो जूल आपकी होती है। यदि आपसे पूछता है कि शक्ति की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, तो शक्ति मैंने आपको बताया पावर जो होती है वो कार्य करने की दर होती है। तो कार्य करने की दर में अगर कार्य की इकाई जूल हो गई तो जूल अपान सेकंड भी हमारी किसकी इकाई हो जाएगी? शक्ति की इकाई हो जाएगी। और जूल को हम लोग चेंज कर लेते हैं अर्ग में, तो अर्ग अपान सेकंड भी जो इकाई हो गई किसकी हो गई? पावर की हो गई। मेगावाट हो गया, किलोवाट हो गया, वाट हो गया, ये सभी आपकी पावर की इकाई हैं। लेकिन अगर किलोवाट घंटा लग गया, किलोवाट घंटा किसी के आगे लग गया, तब ये इकाई चेंज होकर के ऊर्जा की हो जाती है। अगर आपके देखिए किलोवाट है तब तक तो शक्ति की है, लेकिन किलोवाट घंटा लग गया तो ऊर्जा की हो गई। वाट घंटा लग गया तो ये भी उपकी ऊर्जा की हो गई। वाट सेकंड अगर समय आगे लग गया तो ये ऊर्जा की हो जाएंगी। और कई बार आपसे एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज कराता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको देख करके क्वेश्चनों को चलना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन 3-4 सेट पहले आया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि ध्वनि जो है उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे उसे ठोस मिल जाए या फिर द्रव माध्यम मिल जाए या फिर गैस मिल जाए। तो माध्यम पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैसों में ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती, क्योंकि निर्वात में जो होता है वो हवा भी नहीं होती है, निर्वात में कुछ भी नहीं होता है। तो ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है। समझ गए? अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश निर्वात में ट्रेवल करता है, और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होती है वो प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल जो होती है वो निर्वात में ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे ध्वनि पूछता है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठोसों में होती है। तो अभी सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो कार्बन के 1 मोल में उतने ही परमाणु होते हैं जितने आवागाड्रो नंबर होता है। आवागाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23 जो आवागाड्रो नंबर या फिर आवागाड्रो संख्या जो होती है उसी के बराबर परमाणु होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। ये डाटा आपको याद करके चलना है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, एक उपन्यास उस समय लिखा गया था जिसका नाम था द राइज ऑफ शिवगामी। उसके लेखक आपसे पूछे गए थे पुराने पेपर में, और उसके बाद भी 3-4 एग्जामों में ये उपन्यास आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 2024 में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद भी 3-4 एग्जामों में द राइज ऑफ शिवगामी पूछा गया है। तो इसके लेखक का नाम है आनंद नीलकंठन। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो आपने देखी बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो उसमें एक शिवगामी का कैरेक्टर था। तो शिवगामी इसी कैरेक्टर के ऊपर जो है ये उपन्यास लिखा गया था, इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5-6 एग्जाम में लगातार पूछा भी गया था उसके बाद में। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए कार्बन के कुछ आपके शुद्धतम रूप होते हैं अपर रूपों में, जिसमें आपका हीरा और ग्रेफाइट आते हैं, और कुछ आपके अशुद्धतम अपर रूप होते हैं कार्बन के, जिसमें आपका कार्बन ब्लैक, चारकोल और कोक आते हैं। पूछा क्या गया आपसे कि रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कौन काम करता है, तो कोक काम करता है। सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगर कोक की क्रिया हम लोग ऑक्सीजन से करा देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोक की जो वैलेंसी होगी वो 0 है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। अगर यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन की वैलेंसी जो होगी वो 4 हो गई, तो 0 से 4 हो रहा है। इसका मतलब कोक जो है उसका क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि एक प्रकार से ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिल्कुल उल्टा जो होता है, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर इसका रिडक्शन हो रहा होता है तो ये ऑक्सीडाइज एजेंट की भांति काम करता है।
तो उल्टा जो इसमें संबंध आपका होता है एजेंट में, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, आपके एग्जाम में देखिए पूछा गया था कि भारतीय मूल के लियो वाराडकर निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो भारतीय मूल से कोई भी क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री संबंधित आ सकता है। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो थे वो भी आपके किससे थे, भारतीय मूल से संबंधित थे, ठीक है। तो ऋषि सुनक अभी तो नहीं रहे, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपके एग्जाम में देखिए मॉरिशस की ही पूछ सकता है, क्योंकि मॉरिशस के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वे भी आपके प्रवीण जगन्नाथ जो हैं वो मॉरिशस के हैं प्रधानमंत्री, और वे भी आपके भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के जो भी आपके देखिए इस समय कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिका में चुनाव भी लड़ रही हैं राष्ट्रपति के लिए, तो वे भी आपके भारतीय मूल से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से कुछ नाम आपको याद करके चलना है। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चान संतोखी, ये भी आपके किस मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। इसमें से बात करें तो पुर्तगाल के, सिंगापुर के, गुयाना के, इनके भी राष्ट्रपति जो हैं या प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। तो कुछ नाम आप लोग याद करके चलिएगा, अगर आपके ऑप्शन में देता है तो इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। तो उस समय क्वेश्चन था लियो वाराडकर थे जो 2017 से लेकर के 2020 तक रहे थे आयरलैंड के, लेकिन अभी इस समय नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो देखिए पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक आपका बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जायांग होता है। तो जो जायांग होता है वो मादा प्रजनन का हिस्सा होता है, उसके अंदर आपके अंडा आते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर आपसे पूछता है पुरुष का, तो पुरुषों में आपकी पुमंग आते हैं जिसमें आपका पुंग केसर आता है, तो आपका नर जनन तंत्र होता है। लेकिन मादा पूछेगा तो आपको अंडा सही करना है। अब कुछ करंट अफेयर भी पुरानी आपके एग्जाम में पूछी गई थी, जैसे 2017 में पूछा गया था कि पाक कला में योगदान देने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो अभी आपको देखिए 2024 का डाटा याद करके चलना है। तो पाक कला का मतलब होता है कि कुकिंग के क्षेत्र में किसे मिला था उस समय, तो संजीव कपूर को मिला था। अभी देखिए इस समय अगर हम 2024 की बात करेंगे तो 110 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। तो उसकी लिस्ट में आप लोग जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, लिस्ट आपको प्रदान कर देंगे एग्जाम से पहले। और 17 लोगों को जो है वो पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है। और 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो अगर आप लोग इसमें से याद करना चाहते ही हैं तो ये 5 को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, पद्म विभूषण वालों को, ठीक है। इसमें पद्म विभूषण जिनको जिनको प्राप्त हुआ है उनके नाम मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, इनको आप लोग अपने एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। 5 लोग जो पद्म विभूषण वाले हैं 2024 में, उनमें नाम आता है वैजयंती माला का, ठीक है, वैजयंती माला को मिला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं चिरंजीवी जो एक्टर हैं आपके, उन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नाम आता है वेंकैया नायडू जो आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनको भी रखा गया है पद्म विभूषण की लिस्ट में, ठीक है। 3 नाम आपके हो गए। इसके बाद विंदेश्वर पाठक को मिला है, विंदेश्वर पाठक को। और 5वां नंबर आता है पद्मा सुब्रमण्यम को, ठीक है। ये 5 लोग का नाम आपकी जुबान में होना चाहिए और आपके सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। पद्म विभूषण इन्हीं 5 लोगों में से आपके ऑप्शन में रख देगा किसे मिला है या किसे नहीं मिला है। अगर आप लोग पद्म विभूषण में याद करना चाहते हैं तो ये आपका पद्म विभूषण के 5 लोग थे। अगर पद्म भूषण में अगर एक नाम आप याद करना चाहते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती को जो है वो पद्म भूषण मिला हुआ है, और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है। ये भी आपको याद करके चलना है, ठीक है। तो पुराने क्वेश्चन के अनुसार पाक कला में संजीव कुमार थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डोबे रेनल्ड के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य आपको दिया गया है, फास्फोरस और एंटीमनी है। तो इसका दूसरा सदस्य आपको बताना है। देखिए डोबे रेनल्ड ने 1817 में 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे। अगर आपको पहला दिया गया है, पहला दिया गया आपको क्या दिया गया, फास्फोरस आपको दिया गया है, और तीसरा आपको दिया गया है एंटीमनी मतलब कि Sb दिया गया है। तो दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए किसी भी तत्व के 3 जो होंगे उसे क्रमांक से लिख लीजिए।
देखिए फास्फोरस जो है आपका ये 5वें आपके वर्ग में आता है, तो 5वें वर्ग के तत्व आप कैसे याद करते हैं? नेपोलियस का सब बिक गया, इस प्रकार से याद करते हैं 5वें वर्ग का। तो नेपोलियस का सब बिक गया। तो अभी आपको देखिए पहला दिया गया है और तीसरा दिया गया, तो दूसरा अपने आप जो होगा वो एएस हो जाएगा। ठीक है, तो एएस का मतलब कि आर्सेनिक, सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसी प्रकार से देखिए अगर हम और समूहों की बात करें तो लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम, इनके भी अगर हम बात करें तो ये भी आपके डोबेन-डायनेट के त्रिक सिद्धांत में आते हैं। डोबेन-डायनेट का त्रिक सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम पहले वाले का द्रव्यमान और तीसरे वाले का द्रव्यमान का औसत कर लें परमाणु द्रव्यमानों का, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकल करके चला आएगा। इसी प्रकार से और आप लोग याद कर लीजिएगा क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। अगर आपको नहीं याद होते हैं तो 3 तत्वों की सीरीज याद कर लीजिएगा। जैसे ये हैलोजन के 3 तत्व एक साथ आते हैं, कल फिर बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी ना, फिर कल बाहर आई एंटी। तो इस प्रकार से 3 जो आपके तत्व हो जाएंगे वो एक साथ आएंगे। एक और याद कर लीजिएगा कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ तत्वों में आप लोग त्रिक सिद्धांतों को याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी और आप किसी भी डोबेन-डायनेट के त्रिक सिद्धांत को पहचान सकते हैं। तो सही होगा आर्सेनिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, कुछ कठिन मिलेंगे तो कुछ आपको सरल मिलेंगे। तो F बराबर ma होता है, P बराबर mv होता है। P बराबर mv मतलब ये संवेग का फार्मूला है। V बराबर u प्लस at होती है, ये गति का पहला नियम है, गति का प्रथम नियम है। और गति के देखिए तीनों नियम आपको याद करके चलना है। ये तो प्रथम हो गया। दूसरा क्या कहता है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर क्षैतिज में बात करेगा तो at करिएगा, अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए तो वहाँ पर a की जगह पर g कर लीजिएगा। तीसरा नियम क्या कहता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तीनों नियम आपके दिमाग में होने चाहिए। और यहाँ पर mgh लिखा गया तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, मतलब कि ये आपका इसी ऊर्जा का फार्मूला रखा गया है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो ये छोटे छोटे फार्मूला हैं जो आपको एग्जाम में याद करके चलने हैं और आपके नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये होगा आज का 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, बताना है आपको मैकेनिकल एनर्जी किन दोनों का ऊर्जाओं का ये योग होती है। आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ में प्रक्रिया नहीं करती, आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम हवा के साथ क्रिया करने के बाद एल्युमिनियम में ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो ऑक्साइड की परत होने के कारण जो है ये ठंडे या गर्म पानी के साथ में डालने पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करती है। आपके ऑप्शन में देखिए एल्युमिनियम रखा गया है। किसी प्रश्न में आपके साथ में लोहा या फिर जिंक भी रख सकता था। तो लोहा और जिंक जो है ये भी ठंडे या गर्म पानी के साथ में कोई भी प्रक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन ये भाप के साथ में क्रिया कर लेती हैं। ये भी आपको याद करके चलनी है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम लिखा गया है, ये काफ़ी अपक्रियाशील धातुएं होती हैं और ठंडे या गर्म पानी के साथ में ये क्रिया कर लेती हैं। लेकिन एल्युमिनियम, फेरस, जिंक इस प्रकार की धातुएं ठंडे या गर्म पानी के साथ में क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1 वाट कितने के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो वाट जो होता है वो शक्ति की यूनिट होती है और शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य अपान समय जो होता है ये पावर के बराबर होता है। अगर आप 1 वाट की बात करेंगे तो कार्य की यूनिट जो होती है वो जूल होती है और समय की सेकंड होती है। तो 1 की बात करेंगे 1 वाट की, तो 1 जूल पर सेकंड जो होगा वो 1 वाट के बराबर होगा। सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। दूसरे में देखिए अर्घ भी लिखा गया है। तो अर्घ कितने के बराबर होता है? 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, तो अगर आपको अर्घ में लिखना है इसकी यूनिट तो 10 की पावर 7 अर्घ प्रति सेकेंड जो होगा वो इसकी 1 वाट की यूनिट हो जाएगी, जो कि इसमें गलत लिखा गया है। और मीटर पर सेकंड किसकी होती है? वेग की होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1 जूल पर सेकंड जो होगी वो 1 वाट के बराबर होता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में आपको विषम की पहचान करनी है। तो यहाँ पर मिश्र धातु लिखी गई है, वायु लिखा गया, दूध लिखा गया, जल लिखा गया है। तो विषम इसमें से कौन सा होगा? देखिए मिश्र धातु जो है एक से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है, तो ये भी आपका मिश्रण हो गई, ठीक है। वहीं पर वायु क्या होती है? अनेक गैसों का मिश्रण होती है वायु, तो ये भी आपका मिश्रण हो गया। दूध क्या होता है? ये भी मिश्रण होता है, क्योंकि दूध में आपको मालूम है पानी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होती है, तो इन सभी के मिश्रण से दूध बनता है। वहीं पर जो जल होता है ये यौगिक है, आपका कंपाउंड है, क्योंकि जल का फार्मूला क्या होता है? जल का फार्मूला H2O होता है, तो ये एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है। बाकी ऊपर आपको तीनों मिश्रण दिए गए हैं, इसलिए अलग कौन होगा? अलग होगा चौथा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, पीएच मान जो है वो 7 से 14 में जो वृद्धि कर रहा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आपको बताना है। देखिए पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक होती हैं, आप सभी को मालूम है। 7 यहाँ पर उदासीन होता है और 1 हमारा हाईली एसिडिक होता है, और 14 जो वैल्यू होती है ये हाईली बेसिक की वैल्यू होती है। यदि आप 7 से 14 की ओर जा रहे हैं मतलब आप बेसिक नेचर आपका बढ़ता चला जा रहा है, और बेसिक को डिसाइड करेगा OH माइनस आयन और एसिडिक को डिसाइड करेगा H प्लस आयन। समझ गए? तो कह रहा है 7 से 14 की ओर आप जा रहे हैं मतलब आप हाईली बेसिक की ओर जा रहे हैं, तो OH आयन की सांद्रता जो है ये बढ़ती चली जाएगी। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। वहीं पर अगर आप 14 से 7 की ओर आएंगे तो OH आयन की सांद्रता जो है ये घटेगी। अगर आप एसिडिक की बात कर रहे हैं तो अगर आप 1 से 7 की ओर जा रहे हैं तो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो घटेगी, क्योंकि आप 7 की ओर जा रहे हैं, न्यूट्रल की ओर जा रहे हैं, इसलिए सांद्रता घटेगी। अगर आप 1 की ओर आएंगे, 7 से 1 की ओर आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इस प्रकार से आप लोग ये चारों चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे बहुत कंफ्यूज कराएगा कि किसकी घटेगी किसकी बढ़ेगी। तो मैंने बता दिया कि 14 की ओर आप जा रहे हैं तो ये हाईली बेसिक हो जाएगा, 1 की ओर आप जा रहे हैं तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी, और हाईली बेसिक की ओर जा रहे हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक को तैयार करके चलना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? ये आपको बताना है। तो विद्युत प्रवाह संभव होगा वो इलेक्ट्रॉनों की गति पर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर जो होती है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज की ओर चलते हैं। ये भी आपको ध्यान करके चलना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। तो इलेक्ट्रॉनों की गति जो है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह को संभव बनाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है? ये आपको बताना है। तो वृद्धि हार्मोन कैसा काम करता है? वैसे नाम से आपको पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन जो है वो ज़्यादातर वृद्धि करने के काम में करता है, चाहे वो पादप की हो और चाहे वो जंतुओं की हो, लेकिन ये कभी कभी अवरोधक की भांति में भी काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो ऑक्सिन आपका हार्मोन होता है पादपों में, वो क्या करता है? तने के वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, लेकिन जो जड़ में अनावश्यक वृद्धि होती है उस पर नियंत्रण का कार्य भी जो होता है वो ऑक्सिन नामक हार्मोन जो है करता है, जो कि एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में ये वृद्धि हार्मोन जो है वो कार्य करते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये आपको बताना है। तो सोयाबीन का उत्पादक राज्य करेगा तो सही होगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। तो अभी भी अगर हम 2024 की डाटा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक में मध्य प्रदेश आगे हो गया है। तो मध्य प्रदेश को याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर राजस्थान। तो इतना बस याद कर लीजिएगा। इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। कहीं पर अगर महाराष्ट्र ज़्यादा हो गया किसी साल में तो किसी साल में एमपी में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम 2024 की बात करेंगे तो एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य बना है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो राजस्थान तो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें उत्पादन की तो 2024 में अगर उत्पादन हुआ है एमपी में 55 लाख टन जो है ये सोयाबीन उत्पादक राज्य है। उसी के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो 50 लाख टन के साथ में महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान तो बहुत ही कम है। इनके मुकाबलों में 10 लाख टन का ये महाराष्ट्र में ये आपका राजस्थान में उत्पादन हुआ है। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में आपको अपडेट करके चलना है। अगर
एमपी में कहीं पर खेती खराब हो जाएगी तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 सोयाबीन में आ जाएगा। तो हर साल आप लोग जब भी पेपर देने जाएं तो एक बार इसको देख करके अवश्य जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो ये तो आपका न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यहाँ पर इनर्शिया लिखा गया है, समझ गए। तो इनर्शिया क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, या फिर जड़त्व का प्रथम नियम क्या कहता है, कोई भी वस्तु जो है वो स्थिर रहना चाहती है। अगर वो स्थिर अवस्था में है, अगर वो गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है जब तक उसमें कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे हमारा यहाँ पर कोई पेन रखा है और पेन रखा है तो ये हमेशा स्थिर अवस्था में रहना चाहता है जब तक आप इसमें कोई बाह्य फोर्स लगा करके उसे उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे आपने साइकिल में कोई पैडल मार करके साइकिल को छोड़ दिया तो वो साइकिल हमेशा नाचना ही चाहती है, मतलब घूमना ही चाहती है जब तक कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता है। बाह्य फोर्सों में जैसे आपका ग्रेविटी भी आपका बाह्यतम फोर्स में आ जाती है, हवा भी आपका बाह्य फोर्स में आ जाती है। तो ये सभी बाह्य फोर्स लग करके उसकी अवस्था को डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर वो स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, अगर गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा जड़त्व का नियम ये कहता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मतलब कि मोजले की आवर्त सारणी जो है उसके अनुसार धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो चलिए आवर्त सारणी में देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पीरियडिक टेबल है, इसको आप लोग देखने का प्रयास करिए। अगर हम धातुओं की बात करेंगे, धातुएं हमारी जो हैं वो लेफ्ट साइड में रखी गई हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में धातुएं रखी गई हैं। अगर हम उप धातुओं की बात करेंगे तो एक जिगजैग रेखा यहाँ पर बनी गई है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलेनियम, ये आपकी उप धातुएं हैं। इनके गुण जो होते हैं धातु और अधातु दोनों के गुण जो होते हैं तो इन्हें हम लोग उप धातुएं कहते हैं। तो उप धातुओं के इधर जो होंगी वे आपकी धातुएं होती हैं और उप धातु के इधर जो धातुएं होती हैं वो आपकी अधातुएं होती हैं। तो अगर आपसे अधातु पूछेगा तो राइट साइड आपको लिखना है आवर्त सारणी के, अगर आपसे पूछता है धातु तो आपको लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है, समझ गए। तो ये जितनी भी आपके धातुएं हैं ये सारी आप देख सकते हैं। अगर हम धातुओं के गुण की बात करेंगे तो धातुएं जो होती हैं अगर आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ये बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो इनकी जो है अगर हम धात्विक गुण की बात करेंगे तो घटता है, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे आने की बात करेंगे तो इनका धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनका धात्विक गुण बढ़ेगा, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण जो है घटता है। ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, बाईं ओर रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन जो है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक नहीं था। तो अकबर के दरबार के 9 रत्न आपको हमेशा याद करके चलने हैं। तो कौन नहीं था, सही ऑप्शन होगा उस्मान अली खां, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 3 तो देखिए यहाँ पर आपको दे दी गए हैं, राजा टोडरमल हो गए और यहाँ पर लिखा गया है फकीर अजुद्दीन जो हैं ये दूसरे हो गए और अबुल फजल। तो 3 तो आपको दे दिए गए और भी आप लोग इनके 9 रत्न जो हैं उनको याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको फंसाने का प्रयास करता है। जैसे फैजी हो गए, ये चौथे आपके हो गए। तानसेन को तो आप सभी जानते ही होंगे, तानसेन भी आपके होते हैं 9 रत्नों में। बीरबल आपके हो गए, ठीक है। टोडरमल तो लिखा ही गया है। राजा मान सिंह हो गए, ये भी 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी आपके 9 रत्नों में से एक थे। और मुल्ला दो प्याजा। तो यहां पर कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 3 आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 9 हमारे आपके 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, एक नहीं है। यह कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह से फंसाने का प्रयास करेगा, तो 9 को आप लोग याद करके चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लवण अम्लीय है, ये आपको बताना है। तो साल्ट कैसे बनता है, जब आप एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपको सॉल्ट मिलता है और आपको वाटर मिलता है, ये 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। तो साल्ट का नेचर अगर आपको देखना है ये अम्लीय है, उदासीन है, बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है, तो ये डिसाइड करते हैं एसिड और बेस। अगर आपने एसिड जो है स्ट्रांग ले लिया है
और बेस को आपने वीक लिया तो जो साल्ट बनेगा जो स्ट्रांग है उसी का नेचर का होता है। तो अगर आपने एसिड स्ट्रांग लिया है तो साल्ट भी आपका अम्लीय लवण बनेगा। अगर आपने बेस स्ट्रांग लिया है तो साल्ट आपका बेसिक लवण बनेगा। अगर दोनों स्ट्रांग होंगे तो साल्ट आपका न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। अगर दोनों आपके वीक होंगे तो साल्ट आपका एम्फोटेरिक या उभयधर्मी हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है। और ये कैसे मिलके बनता है, NaOH के साथ में क्रिया करा दीजिए H2CO3 की। तो यहाँ पर NaOH जो है ये आपका प्रबल क्षार में आता है, मतलब कि स्ट्रांग बेस में आ गया, स्ट्रांग बेस सही है। और अगर हम अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका वीक एसिड में आ गया। तो गुण किसके आएंगे साल्ट में, जो स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग क्या है, इसमें बेस स्ट्रांग है तो सोडियम कार्बोनेट जो होगा ये किस प्रकार का नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। समझ गए। इसी प्रकार से अमोनियम फास्फेट जो होता है ये आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बनता है, इसलिए इसका नेचर जो होगा वो उभयधर्मी नेचर का होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनता है, इसलिए इसका नेचर जो होता है उदासीन नेचर का ये होगा। और नेक्स्ट देखिए नीचे लिखा गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो होता है इसमें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रबल क्षार है तो इसका भी नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। तो अगर 4 ऑप्शन में देखें तो कोई भी इसमें जो लवण है वो अम्लीय नहीं है। समझ गए, क्योंकि ये भी बेसिक हो गया, ये भी बेसिक है, ये उभयधर्मी नेचर का हो गया, ये उदासीन हो गया। तो कोई भी लवण इसमें अम्लीय नहीं है। लेकिन रेलवे ने इसमें सोडियम कार्बोनेट को लिखा है जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अगर इसमें रेलवे को अम्लीय लवण रखना था तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाला रखना चाहिए था। अगर इसने NH4Cl इस प्रकार का कोई ऑप्शन रखा होता तो ये आपका एसिडिक साल्ट में चला जाता। तो ये गलती को आप लोग सुधार लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको बताना है। देखिए जब भी ये निषेचन क्रिया के बाद जो है वो पूछा जा रहा है एक बीज किस में चेंज हो जाता है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो बीज जो है वो बीजाणु में चेंज हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अंडाशय किस में चेंज हो जाता है, अंडाशय फल में चेंज हो जाता है। वर्तिका मुरझा कर गिर जाती है, वर्तिकाग्र मुरझा करके गिर जाते हैं। पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दलपुंज, ये सभी आपके मुरझा करके गिर जाते हैं, याद रखिएगा। तो दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, वर्तिकाग्र या वर्तिका, ये सब मुरझा कर गिर जाते हैं। बीजाणु जो है इसमें से क्या बीज में परिवर्तित, बीजाणु जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल में हो जाता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति बन जाती है, और अंड कोशिका जो है वो भ्रूण कोशिका बन जाती है। ये सब चीज़ें आपको याद करके चलनी है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है यदि आपके पास में 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन की दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच में दूरी जो है वो 2 मीटर की हो, ये आपको बताना है। तो जब भी दो पिंड आपको दिए गए हैं इनके बीच में आपको आकर्षण बल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है G(m1)(m2)/r², उनके बीच की दूरी का, ठीक है। तो यहाँ पर F आपको निकालना है, और G की वैल्यू मैंने आपको बताया था हमेशा आपको याद करके चलनी है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 होती। ये आपको हमेशा याद करके चलनी है, ये बदलती नहीं है। दिया गया है आपको m1 m2 तो 20 दिया गया है m, और m2 दिया गया है 50, और अगर आप अपान करेंगे तो यहाँ पर 2 मीटर दूरी उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 166.75 × 10⁻10। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपके पास हमेशा याद होना चाहिए, और आपको जी की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हर दूसरे सेट में रिपीट होकर के आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था।
और मैं आपको हर बार कराता हूं ताकि आपको मालूम चल सके कि क्वेश्चन रिपीट कितने किए जाते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो ये सीरीज थी आपकी मेंडलीव की, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे परमाणु क्रमांक के आधार पर पूछेगा तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के अनुसार सही करनी है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में सन भी आपसे पूछता है कि कब जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई थी, जो 1869 में बनाई गई थी। उस समय तत्वों की संख्या जो 63 थी, ये भी आपको याद करके चलनी है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी कब बनी है, मोजले के अनुसार 1913 बनी है और तत्वों की संख्या लगभग आपकी 118 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आपका आया है। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आपको I दी गई है और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको E दिया गया है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित किए जा सकती है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन होगा। तो धारा बराबर क्या होता है, देखिए धारा का फार्मूला क्या होता है, धारा बराबर आवेश अपान समय होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब कि I बराबर Q अपान T होता है और Q बराबर अगर आपको यहां पर आवेश के फॉर्म में चेंज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चेंज करना है, तो Q बराबर Ne भी होता है, Q बराबर Ne होता है। तो अगर आपको आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चाहिए तो यहां पर आप Ne कर लीजिए, Ne अपान T। पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, मतलब कि n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो n को आप इधर ही रख लीजिए और t को आप इधर भेज दीजिए, तो IT अपान और E आ जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, n जो डिसाइड कर रहा है वो IT अपान E ये कहाँ पर दिया गया है, ये दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। तो Q बराबर IT याद कर लीजिएगा, Q बराबर IT याद कर लीजिए और Q बराबर जो होता है वो Ne होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो IT अपान E आ जाएगी। इस तरह से एक सिंपल फार्मूला भी आपके सामने आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक जो है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ये आपको बताना है। देखिए पादप ऊतकों में मैंने आपको बताया था कि पादप के ऊतक जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक आपका विभाजोत्मक ऊतक होता है और एक आपका स्थायी ऊतक होता है, ठीक है। विभाजोत्मक ऊतक होता है और एक आपका स्थायी ऊतक होता है। अब ये बात कर रहा है आपसे स्थायी ऊतक की, तो स्थायी ऊतक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सरल ऊतक और एक आपका जटिल ऊतक, ठीक है। तो जो सरल ऊतक होते हैं वो भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और आपका सक्लेनकाइमा। तो सरल ऊतक में जो कठोर और मजबूत बनाता है एक पौधे को, वो उसमें आपका सरल ऊतक ही होता है। और कठोर की और मजबूत की बात करेंगे तो सक्लेनकाइमा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इनकी कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, मृत कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, जैसे पेड़ की छाल हो गई, लकड़ी हो गई, ये सभी सक्लेनकाइमा से मिलकर के बनी होती हैं। और इनकी कोशिकाओं में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा पौधे को कठोर और मजबूत कौन बनाता है, तो आपको सक्लेनकाइमा हिंदी में अगर लिख देता दृढ़ ऊतक तो आप आसानी से समझ जाते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, ये आपको बता रहे हैं। तो एकल आवृत्ति अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या सही करना है, टोन सही करना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ इसी प्रकार से डेफिनेशन आपसे पूछता है कि एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है और अनेक आवृत्तियों की आवाज को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। यहाँ पर नोट लिखा गया, नोड कहते हैं उसे, ठीक है। तो जब अनेक कहेगा तो आपको नोड सही करना है, और यदि एकल कहेगा तो आपको टोन सही करना है। बस इतना ही आपको तैयार करना है, बहुत बार एग्जाम में आपसे रिपीट करके ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रसारण केंद्र जो है उसमें 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित किया जाता है। तो तरंग का आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो ये आपको बताना है।
तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल भी थोड़े थोड़े आने चाहिए और आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए दिया क्या गया है, आपको आवृत्ति दी गई है। आवृत्ति को अगर हम लोग n से लिख लेते हैं तो n बराबर आपको 71 × 10⁴ दिया गया है। और यहाँ पर आपको दी जा रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से आप जान गए कि आपको वेग दिया गया है, तो v बराबर 3 × 10⁸ आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तरंग दैर्घ्य पूछी गई है, मतलब लेमडा आपसे पूछा गया है। तो इसके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? v बराबर n लेमडा, इनके बीच में रिलेशन होता है। निकालना क्या है आपको? लेमडा निकालना है। तो v अपान n हो जाएगा। v आपको दिया गया है 3 × 10⁸ और n आपको दिया गया है 71 × 10⁴। ठीक है, तो 10⁴ से 10⁴ कट जाएंगे तो यहाँ पर 10⁴ बचेगा। तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो 4 0 आप यहाँ पर से करके नीचे 71 कर लीजिए। अब यहाँ पर 30,000 में अगर आप 71 का भाग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 422.5 मीटर के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा, v बराबर n लेमडा के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन होगा ये। इसमें देखिए आपसे फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 में कौन से भारतीय ने जीता था। तो ये पुरानी करंट अफेयर थी, तो अभी हम लोग अपडेट करके 2024 में पढ़ेंगे कि किस टूर्नामेंट में किसी भारतीय ने पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे भारतीय से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो भारतीय ने किन्हें जीता है, तो मेंस डबल हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये आपका टेनिस का होता है। इसमें मेंस डबल में रोहन बोपन्ना, याद रखिएगा नाम, रोहन बोपन्ना ये भारत के थे, और मैथ्यू एबडेन ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। इन दोनों ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। टेनिस से ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंडियन ने किसी ने खिताब जीता है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। पिछले बार जहाँ जहाँ पर इंडियन ने कोई भी खिताब जीता था वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है आपका। ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरुआत में ही आपका होता है, पुराने में श्रीकांत ने जीता था, अभी नए में आप लोग रोहन बोपन्ना को याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ में क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करती है। तो हमने आपको बताया था कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे आपके अम्लीय नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में प्रक्रिया करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला। और उसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अभी भी आपको बता रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ट्रिक आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। तो उनके लिए ट्रिक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जनाबे अली, बेकार, गए, पंजाब, सनकी हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए जनाबे अली से जेडन, एल, बेकार गए में बीई, जीए गैलियम, पंजाब मतलब कि पीबी और सन की मतलब एसएन टीन। तो इस प्रकार से जेडन, एल, बेरिलियम, गैलियम, लेड और टिन जो हैं ये धातुएं जो हैं इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी या फिर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब इनके ऑक्साइड कैसे बनेंगे, जैसे जेडन जो ऑक्साइड बनाता है जेडएनओ, ये आपका उभयधर्मी नेचर का होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 होता है, ये आपका उभयधर्मी नेचर का होगा। इसी प्रकार से BeO औरों के जितने के भी ऑक्साइड बनेंगे वे सभी आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से आप लोग ये ट्रिक अवश्य देख लीजिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये दो तत्व तो आपको हमेशा याद होने चाहिए,
एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। ज़्यादातर ऑप्शन में आपके यही दोनों तत्व रखते हैं कि कौन से ऐसे आपके धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक बनाते हैं, तो उसमें आपको जिंक और एल्युमिनियम ज़्यादा देता है। लेकिन सबको आपको याद करके चलना है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। तो सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में होती है। और जब सेल जलता है तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होती है, जैसे कोई तना हुआ धनुष है ना, तने हुए धनुष में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब तीर चल जाएगा तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक धनुष जो है तना हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो बांध का पानी होता है वो रुका हुआ होता है, स्थिर होता है, और जैसे बांध खुलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। अगर हम सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो जो चीज़ चल रही होती है, जैसे हमारी पवन चक्की है ये चलती रहती है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। कोई दौड़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर यहाँ पर बंदूक से गोली चलाई जा रही है तो उसमें भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो चीज़ चलायमान होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। नाभिकीय ऊर्जा किस में होती है, जैसे कहीं पर नाभिकीय विखंडन से कोई क्रिया हो रही है, किसी चीज़ का विखंडन हो रहा है या फिर किसी चीज़ का संलयन हो रहा है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो इन सभी एग्जाम्पल को आपको याद करके चलना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ में चमकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है गैसों के इलेक्ट्रॉन और आयनों का एक संयोजन होता है, ठीक है। तो ये जब उत्तेजित होता है तो अपनी मूल अवस्था में आने के लिए फोटान को उत्सर्जित करता है। तो फोटान को जब उत्सर्जित करता है तो ये चमकने लगता है। तो प्लाज्मा आप लोग सही करना है, और ये आपका ट्यूबों में होता है, आप सभी जानते हैं। और सूर्य और तारे भी जो हैं वो प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो किसी भी ट्यूब में या फिर सूर्य और तारे में तो चमकने के लिए जो है प्लाज्मा एक पदार्थ होता है जो कि आपकी पदार्थ की अवस्थाओं में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर कार्ड जो है इसमें 2018 के आपको पूछे गए थे सीओ, तो अभी आप लोग 2024 का डाटा अपडेट कर लीजिएगा। तो कुछ आपको पुरानी करंट अफेयर भी नए अपडेट के साथ करा दे रहे हैं ताकि आप इसी प्रकार से नए तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो तैयार कर सकें। तो मास्टर कार्ड के अगर इस समय 2024 के सीईओ की बात करेंगे तो उनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, माइकल माईबैक है। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। 2024 में मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं उनका नाम है ये। पुराना डाटा के अनुसार अजय पाल सिंह बांगा थे, और अभी जो अजय पाल सिंह बांगा हैं ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये पुराना डाटा के अनुसार थे, ठीक है, अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी पुरानी करंट अफेयर से है, इसे भी अपडेट करके हम लोग नई वाली कर लेते हैं। तो पूछा गया था पुरुषों के एशिया कप में हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है, ये आपको बताना है। तो हॉकी की बात करेंगे तो अगर एशिया कप की बात करते हैं तो 2023 में आपका एशिया कप हुआ था। तो इसमें जो है पहले तो भारत ने पिछले वाला जो 2017 था उसमें मलेशिया को हराया था। अभी अगर 2023 की बात करेंगे तो भारत जीता है, और किसको हरा करके जीता है, पाकिस्तान को हरा करके जीता है। जीता भारतीय है, लेकिन अब की बार 2023 में किसको हराया है, पुरुषों की टीम ने पाकिस्तान को हराया है। अगर हम महिला की बात करेंगे, फीमेल की टीम की बात करेंगे, तो यहाँ पर ही भारत जीता है 2023 वाला, इसे भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। भारत जीता, लेकिन किसको हरा करके जीता है, जापान को हरा करके जीता है। तो जापान हमारा उप विजेता होगा, भारत हमारा विजेता होगा। 2023 का भी आपको याद करना है। 2023 वाला कहाँ पर हुआ था, ये ओमान में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको नई वाली करंट अफेयर तैयार करके चलनी है। और फीमेल वाला कहाँ पर हुआ है, रांची में हुआ था। एशिया कप की बात करें तो ये हमने चर्चा की है सारी एशिया कप की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित एक पुस्तक जो है काफ़ी फेमस हुई है और आगे भी ये पुस्तक पूछी जा रही है। तो अभी हम लोग इसको चेंज करके नया डाटा के अनुसार पढ़ेंगे
कि सीता वारियर ऑफ मिथिला के लेखक जो हैं, ये पिछले सेट में मैंने आपको कराया था कि ये पुस्तक जो है ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। इन्होंने रामायण के ऊपर एक सीरीज चला रखी थी, जिनमें इन्होंने 2015 में एक पहली पुस्तक लिखी जो किस पर थी, और राम के ऊपर, राम जी के ऊपर थी। 2017 में एक पुस्तक निकाली जो किसके ऊपर थी, ये सीता जी के ऊपर पुस्तक निकाली थी। और पिछले वाले में पूछा गया था कि 2019 में जो पुस्तक आने वाली है वो किसके ऊपर पुस्तक निकाली थी, वो रावण के ऊपर निकाली थी। फिर 2022 में नई इनकी पुस्तक की सीरीज आई रामायण में, वो लंका के ऊपर आई है, वार ऑफ लंका। तो ये चारों पुस्तक जो है अमीश त्रिपाठी की हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने 2022 तक रामायण सीरीज में इतनी किताब निकाली हैं और पिछले वाले पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी दिमाग में थोड़ा से आप किनारे पर इसे डाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, पुराने करंट अफेयर से था, जिसे हम लोग अपडेट करके नई वाली को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखिए, नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ आपसे पूछे गए थे। तो अभी आप लोग बताइए कि इस समय कौन है। इस समय देखिए कौन है, आप लोग नए डाटा के अनुसार याद कर लीजिएगा। पेक्का, नाम अजीब है लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं। पेक्का लैंडमार्क जो है ये 2020 से लेकर के अभी तक नोकिया कंपनी के सीईओ बने हुए हैं। तो पहले जो थे वो राजीव सूरी थे, और अभी जो है पेक्का लैंडमार्क हैं जो 2020 से लगातार बने हुए हैं। सुंदर पिचाई की बात करेंगे तो ये कौन है, गूगल के सीईओ हैं। ठीक है। अजय पाल सिंह बांगा, मैंने बताया कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और ये इंडियन है, ये भी इंडियन है। सत्या नडेला भी आपके इंडियन है, भारतीय मूल के हैं। तो सत्या नडेला कौन है, अगर हम बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो जहाँ जहाँ पर भारतीय मूल का कोई बन रहा है उसे आप लोग अपडेट करके अवश्य रखा करिए। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपकी पूछे जा रहे हैं, समझ गए। चलिए आज का देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, इसमें पूछा जा रहा है और ये 27 नंबर क्वेश्चन है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो हमने इस सेट में आपको 27 क्वेश्चन कराएं, कुछ आपको पुरानी करंट अफेयर से आपको नई वाली करंट अफेयर से अपडेट कराने का प्रयास किया है। तो देखिए आपके एलपीएन टेक्नीशियन में 20 आपके देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपको तैयार करके ही चलने हैं और 20 क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। जो 10 आपकी करंट अफेयर आ रही हैं, मान लीजिए जितना आपने पढ़ाई की अगर 5 भी आप सही कर लेते हैं तो इन आपके 30 क्वेश्चनों में आप 25 स्कोर करके आएंगे और आप सभी से आगे होंगे। तो इतनी आपको तैयारी करके चलनी है कि आपको साइंस के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। जो न्यूमेरिकल हैं उनके फार्मूले से आप लोग न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिए। कुछ कठिन आ रहे हैं तो उनको आप लोग टॉपिक वाइज आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आज हमको इस टॉपिक पे तैयार करना है। इसलिए मैं आपको पिछले साल का पेपर कराता हूँ ताकि आपको अपना लेवल मालूम चल सके। ठीक है। तो अभी आप लोग बताइएगा इन पिछले साल के पेपर में से क्या आप इस समय 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।